हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा, अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा। अब हम धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे, धातुओं के भी और अधातुओं के भी। जो रासायनिक गुण, जो गुण धर्म इनके आपके सिलेबस में हैं, हम उन सबको करेंगे। तो सबसे पहले हम धातुओं के रासायनिक गुण धर्म में धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है, मतलब कि जब किसी भी धातु को वायु में जलाया जाता है तो क्या होता है, उसमें क्या चेंजेस होते हैं या क्या चीज़ बनती है, क्या उत्पाद बनते हैं उसके, वो हम इसमें देखेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में मैग्नीशियम रिबन जब जलता है वायु में तो क्या होता है, अगर आपको याद हो पिछली वीडियो में हमने मैग्नीशियम रिबन किस तरह से वायु में जलता है वो देखा था। और मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम रिबन जब पूरी तरह से जल जाता है तो उसकी राख बनती है, और वो राख क्या होती है, तो वही है, वो भी जो मैग्नीशियम है वो भी एक धातु है, और उसका हमने वायु में दहन किया, वायु में जलाया, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, तो वो किस तरह से जली ये हमने देखा। अब हम इसमें वही दिया हुआ है कि क्रियाकलाप जो आप पीछे कर चुके हो, आपने देखा कि वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है ना। जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है, वायु का मतलब यहाँ पर आपने जब भी हम कह रहे हैं कि वायु में उसका दहन होता है तो हम ऑक्सीजन में उसके दहन की बात कर रहे हैं, कि जब वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो वस्तु जलती है तो क्या होता है। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जलाया जाता है तो वो श्वेत ज्वाला के साथ जलता है, एक चमकदार ज्वाला के साथ जलता है। तो अब हम ये देखेंगे क्या सभी धातुएं इसी तरह से अभिक्रिया करती हैं जैसे कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया की है। तो इसमें फिर और क्रियाकलाप दिए हुए हैं। इसमें आप मैग्नीशियम के अलावा कोई भी धातु ले सकते हो, क्रियाकलाप में यही बताया हुआ है कि हमने मैग्नीशियम का दहन तो देखा, लेकिन अब क्रियाकलाप में ये है कि किसी भी धातु को, आपने कोई भी धातु लेनी है जो आपके पास हो, जैसे तांबा है या फिर लोहा है या एल्युमिनियम का टुकड़ा है, आपने उसको चिमटे से पकड़कर ज्वाला पर उसका दहन करना है। चिमटे से उसको पकड़ना है, क्योंकि कोई भी धातु को आपने जलाना है तो आपने ध्यान से उसको करना है, और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो आपके हाथ में ना हो, आपने उसको चिमटे से पकड़ कर करना है, ठीक है। तो किसी धातु को चिमटे से पकड़कर ज्वाला पर उसका दहन कीजिए, और बाकी धातुओं के साथ भी यही क्रिया दोहराइए, यानी कि उनको जलाने की कोशिश कीजिए। तो अब ऐसा नहीं है कि जैसे मैग्नीशियम को जब हमने जलाया वायु में तो वो जल गया, ज़रूरी नहीं है कि सभी धातुएं वायु में जलाने पर क्रिया कर लेंगी ऑक्सीजन के साथ। जब मैग्नीशियम को हमने वायु में जलाया तो उसकी क्रिया किस प्रकार से हुई थी, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ, वायु में जो ऑक्सीजन है उसके साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है। तो इसका दहन हुआ था, और जलने से जो पदार्थ बना था, जो राख बनी थी, वो राख, उसका फॉर्मूला क्या था, उसका सूत्र क्या था, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर हम और दूसरी धातुओं को लेकर उनका वायु में दहन करवाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो सभी वायु में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगी, ठीक है। तो ये क्रियाकलाप इसीलिए है कि आप देखो कि क्या सभी धातुएं मैग्नीशियम की तरह से ही ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं या किसी कुछ अलग तरह से उनमें होता है। तो जब भी आप किसी धातु को जलाओगे, अगर वो जल जाती है तो उसमें जो पदार्थ उत्पन्न होता है, जैसे मैग्नीशियम को जलाने पर राख मिली थी, वैसे ही आप किसी भी धातु को जलाएंगे, अगर वो जल जाती है तो उसकी राख को इकट्ठा करना है, उसके पदार्थ को इकट्ठा करना है। उत्पाद तथा धातु की सतह को ठंडा होने दीजिए। उसको जलने के बाद जो पदार्थ बना उसको हम उत्पाद कहते हैं, और धातु की सतह को, दोनों को ठंडा होने देना है। जब ये जल गया, ये पदार्थ बन गया, जलने के बाद आपने उनको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। किस धातु का दहन आसानी से होता है, यहाँ पर किस धातु का दहन, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हो, क्योंकि आपने जो धातुएं इकट्ठी की हैं, जैसे आपने मान लो तांबा लिया, आपने लोहा लिया, आपने एल्युमिनियम लिया, ठीक है, आपने कैल्शियम लिया और जिंक लिया, तो ये पूछा जा रहा है कि इन सब में से कौन सी धातु आसानी से जल जाती है। मैग्नीशियम भी हमने कर रखा है, मैग्नीशियम भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि मैग्नीशियम तो हम देख ही चुके हैं। जब धातु का दहन हो रहा था, आपने जो जो धातु इनमें से ली हुई है सबके लिए ये चीज़ें आपने नोट करनी है। पहला,
कि अब वो आसानी से जल रही है या नहीं। दूसरा कि जब वो जल रही है धातु तो ज्वाला का रंग क्या था। जैसे मैग्नीशियम की ज्वाला तो सफ़ेद थी, तो बाकी धातुएं जब जलती हैं तो उनकी ज्वाला का रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है, लाल हो जाता है या सफ़ेद हो जाता है। दहन के बाद धातु की सतह कैसी प्रतीत होती है, क्या अभी भी वो चमकदार है, क्योंकि धातुएं तो चमकदार होती हैं, उनमें धात्विक चमक होती है। तो क्या जलने के बाद भी धातुएं चमकदार हैं या कुछ और उनकी सतह पर जम गया, कुछ वो मैली सी हो गई या काली हो गई। ये भी आपने सभी धातुओं के लिए नोट करना है। और फिर आपने क्या करना है कि जो धातु आसानी से जल गई उसको आपने सबसे ऊपर रखना है। मान लो आपने 5 धातुएं ली हैं, एक हमने ली मैग्नीशियम, एक हमने ली कॉपर, आयरन, कॉपर मतलब तांबा होता है ये, आयरन, एल्युमिनियम, हमने ये धातुएं ली, 4 ली मान लो आपने, और एक जिंक भी ले लेते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सी धातु सबसे आसानी से जल गई। तो इनमें आप तो करके कैसे देख नहीं सकते हो घर में, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इनमें सबसे पहले सबसे जो आसानी से जलेगी ना वो है मैग्नीशियम, क्योंकि हमने देखा भी है कि रिबन को आप आग में लेकर जाते हो और वो एकदम से जलना शुरू हो जाता है। तो हमने धातुओं को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में रखना है, यानी कि सबसे पहले हमने कौन सी धातु रखनी है जो सबसे आसानी से जल गई, तो वो है मैग्नीशियम। इसके बाद जो धातु आसानी से जलेगी वो है एल्युमिनियम। इसके बाद जो एल्युमिनियम से कम आसानी से जलेगी वो है जिंक, फिर है लोहा और लास्ट में है कॉपर, तांबा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ अगर आसानी से जलने की, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सब भी जलेंगे, हो सकता है कि कोई ना भी जले इनमें से। ठीक है, तो वो तो करने के बाद ही पता चलेगा आपको कि क्या होता है। अब आपने क्या करना है, जो आपने राख इकट्ठी की थी ना इनकी जलने के बाद, जब ये जल गई थी तो आपने उस पदार्थ को इकट्ठा किया था। अब ये जो पदार्थ आपने इकट्ठा किया था सभी का ही, चाहे वो लोहे का था, चाहे वो मैग्नीशियम का था, चाहे वो तांबे का था या जिंक का था, उसको आपने जल में घोलना है, जल में डाल देना है उसको। और जल में डालने के बाद आपने उसको अच्छे से हिलाना है। पहले आपने देखा कि क्या वो घुल रहा है उसके अंदर, जल के अंदर, और अगर वो घुल गया अच्छे से हिलाने पर तो आपने उसके अंदर नीला और लाल लिटमस पत्र डालकर टेस्ट करना है कि जल में डालने पर जब वो पदार्थ जल में घुल गया तो वो किस तरह का विलयन बना रहा है, अम्लीय विलयन बना रहा है या क्षारकीय विलयन बना रहा है। तो आपने मैग्नीशियम के केस में देखा था कि मैग्नीशियम को जलाने के बाद उत्पाद बनता है ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हम इसको जल में घोल देते हैं तो जल में घोलने पर जो हमें विलयन मिलता है वो क्या करता है, वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। यही हमने देखा था। और इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि ये जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड ये कैसा है, क्षारकीय ऑक्साइड है, क्योंकि ये लाल लिटमस को नीला कर रहा है इसलिए ये क्षारकीय ऑक्साइड है। ये जल में घुलने पर क्षारक का निर्माण करता है, क्षारकीय विलयन का निर्माण करता है। बिल्कुल ऐसा ही आपने सभी धातुओं के साथ करके देखना है। ठीक है, तो अब ये सभी धातुओं के लिए बताया हुआ है कि लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर उसी धातु का ऑक्साइड बनाती हैं। जो भी आपने धातु ली है, जब आपने उसको, एक बार मैं आपको दोबारा से क्रियाकलाप समझा देती हूँ जल्दी से। आपने 3-4 धातुओं के टुकड़े लेने हैं, उनको इकट्ठा करना है और आपने फिर उनको बारी बारी से आपने एक ना नोटबुक पे एक टेबल बना लेनी है, क्रियाकलाप में जैसा बताया हुआ है। आपने एक टेबल बना लेनी है। आपने धातुओं को बारी बारी से जलाकर देखना है ऑक्सीजन में, और फिर आपने देखना है, मतलब वायु में आपने जलाना है, और आपने उनको जलाने पर जो भी पदार्थ बनेगा आपने एक अलग अलग परख नली लेनी है सबके लिए, और सब में पानी लेना है, जल लेना है। और मैग्नीशियम को आपने जलाया, उसका जो पदार्थ बना वो आपने उस जल में डाल देना है। फिर आपने जिंक को जलाया, उसका जो पदार्थ बना उसको जल में डाल देना है। उनके ऊपर परख नली के ऊपर लिख भी देना है कुछ कि ये जिंक का है या ये मैग्नीशियम का है। ठीक है, और फिर आपने ये भी देखना कि कौन सी धातु आसानी से जल गई, और जब वो जल रही थी तो जो ज्वाला थी, जलने पर जो ज्वाला थी, आग थी, आग की लपटें कौन से रंग की थी, ये सब आपने नोट करना है। अब आपने जब वो चीज़ें जल गई, धातु जल गई, जलने के बाद उसको आपने जल में डाल दिया, उसको अच्छे से हिला लेना है, और फिर आपने उसको लाल और लिटमस पत्र से उसका टेस्ट करना है। ठीक है, ये आपने सभी धातुओं के लिए ये चीज़ें नोट करनी है। तो आप देखोगे कि लगभग सभी धातुएं जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर
उस धातु का ऑक्साइड बनाती हैं। और इसके लिए हम अभिक्रिया क्या लिख रहे हैं, धातु प्लस ऑक्सीजन, ये देता है धातु ऑक्साइड। जैसे कि हमने मैग्नीशियम का किया था, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ मैग्नीशियम एक धातु है, ये हमने सभी धातुओं की, कोई भी धातु है उसके लिए ये एक रासायनिक समीकरण है। जैसे कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जब हम बना था तो आपने देखा था कि वो सफ़ेद रंग की राख थी इसकी, लेकिन जब कॉपर वायु में जलता है तो इसका जो जलने के बाद जो उत्पाद बनता है वो काले रंग का होता है। और क्योंकि हमने पढ़ा कि धातुएं जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ धातु ऑक्साइड बनाती हैं, तो ये उत्पाद जो काले रंग का बनेगा कॉपर का, वो कॉपर ऑक्साइड होगा और इसका सूत्र है CuO। ठीक है। ऐसे ही एल्युमिनियम भी एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। सबके सूत्र अलग अलग होते हैं, क्योंकि ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि हम किसी भी यौगिक का सूत्र कैसे लिखते हैं, तो उसी तरह से उसी को आपने यूज़ करते हुए उस तरीके को, उस मेथड को आपने इनका सूत्र लिखना है। अध्याय 2 में आपने देखा कि अध्याय 2 यानी कि आपने जो अम्ल, क्षारक और लवण चैप्टर किया था उसमें आपने देखा कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। अभी तो हमने पढ़ा कि जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं धातु का। अब ये धातु के ऑक्साइड की आगे दूसरे पदार्थों के साथ अभिक्रिया की बात की जा रही है। जैसे कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ कह रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। मैंने आपको अभी बताया कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने जल में घोला तो उसने लाल लिटमस को नीला कर दिया। इसका मतलब धातु के ऑक्साइड मैग्नीशियम की तरह से ही सभी धातुओं के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं। आपने ये बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लेना है कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं कि उनके ऑक्साइड क्षारकीय तो बिहेव करते ही हैं, क्षारकीय प्रकृति तो दिखाते ही हैं, लेकिन वो कुछ पदार्थों के साथ अम्लीय प्रकृति भी दिखाते हैं। क्षारकीय तो सभी हैं ही हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनके ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति के साथ साथ अम्लीय प्रकृति भी दिखाती हैं, और उनका उदाहरण है एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र जैसा कि यहाँ दिया हुआ है Al2O3 और जिंक ऑक्साइड का है ZnO। ये दोनों क्षारकीय व्यवहार भी दिखाते हैं और अम्लीय भी। और ऐसे जो ऑक्साइड होते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभय का मतलब होता है दोनों, संस्कृत का वर्ड है। उभय का मतलब दोनों और धर्मी मतलब धर्म, यानी कि वो दोनों धर्म दिखाते हैं, अम्लीय भी और क्षारकीय भी। ठीक है। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अभी इस लाइन का क्या मतलब है, आपने उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या था कि जब क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, एक अम्ल जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो वो लवण और जल बनाता है। ठीक है। ये आप लोग पढ़ चुके हो अच्छे से बहुत उदासीनीकरण अभिक्रिया में। अब जो हमारा, जैसे मान लो मैं बात कर रही हूँ एल्युमिनियम ऑक्साइड की, मैंने कहा कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है ना वो उभयधर्मी है। अगर ये अम्ल की तरह से व्यवहार कर रहा है तो ये क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा और लवण तथा जल बनाएगा। लेकिन यदि ये क्षारक की तरह व्यवहार कर रहा है, मतलब हमने क्षारक की जगह पर ले लिया एल्युमिनियम ऑक्साइड और अम्ल कोई दूसरा ले लिया, तो ये इसके साथ अभिक्रिया करके भी लवण और जल बनाएगा। इस अभिक्रिया में आपने क्षारक लिया है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ उसकी अभिक्रिया करवा दी तो लवण और जल बन गया। इसका मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड अम्ल की तरह से व्यवहार कर रहा है। फिर आपने क्या किया, आपने का अम्ल ले लिया जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाई तो उसने भी लवण और जल बना दिया।
इसका मतलब वहाँ पर आपने अम्ल लिया था, तो क्षारक की तरह से कौन व्यवहार कर रहा है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्षारक बन जाता है, और क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो अम्ल बन जाता है। इसलिए ऐसे ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। आपने ये याद कर लेना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपके आ सकता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दो। तो दो उदाहरण है उसके, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, जो आपके बुक में है आप उन्हीं को ही लर्न करोगे। ठीक है, अब ये आगे फिर ये प्रूव किया हुआ है, दिखाया हुआ है, मतलब आपको आपके लिए ये लिखी हुई है समीकरण कि ताकि आप समझ सको कि कैसे ये क्षारक के साथ अभिक्रिया कर रहा है और कैसे ये अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। आप इसमें देखो कि यहाँ पर ये अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो इसने ये लवण बनाया और ये जल बनाया। ठीक है, यहाँ पर ये क्षारक है तो ये अम्ल की तरह से अभिक्रिया कर रहा है, तब भी इसने लवण और जल बनाया। तो यहाँ ये एल्युमिनियम ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्षारक की तरह से व्यवहार कर रहा है, यहाँ ये क्षारक के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो अम्ल की तरह से व्यवहार कर रहा है, इसलिए ये एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील हैं। अधिकतर जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो जल में घुलते नहीं हैं, लेकिन कुछ जल में घुल जाते हैं। जैसे हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड का देखा था कि वो जल में घुल जाता है, या कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं धातु के जो पूरे घुल जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि कम घुलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं घुलते हैं। ठीक है, तो सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड ये जल में घुल जाते हैं और क्षारक प्रदान करते हैं। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड जब जल में घुलता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और आपको पता है कि जिसके लास्ट में OH आ रहा है वो एक क्षारक है क्योंकि उसमें OH आयन है। और जब पोटेशियम ऑक्साइड जल में घुलता है तो वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ये भी क्षारक है। तो ये जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। ये दो ऑक्साइड ऐसे हैं जो जल में घुलनशील हैं पूरी तरह से। ठीक है, और फिर आपने जो क्रियाकलाप ऊपर बताया हुआ था उसमें ये भी था कि आपने देखना है कि कौन सी धातु आसानी से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती है और कौन सी नहीं करती है। तो हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती है, मतलब सेम स्पीड से नहीं करते हैं। कोई बहुत धीरे अभिक्रिया होती है, कोई अभिक्रिया बहुत जल्दी होती है। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं। पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं तो बहुत तेज़ी से अभिक्रिया कर लेती हैं। ठीक है, पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं, और जब ये अभिक्रिया करती हैं ना तो इनमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है, और वो ऊष्मा इतनी ज़्यादा होती है कि वो आग पकड़ लेती हैं। इसलिए खुले में छोड़ने पर ये आग पकड़ लेती हैं। तो अब क्या किया जाए, इनको रखा कैसे जाए? इनको रखा जाता है मिट्टी के तेल में डुबोकर, केरोसिन तेल में, यानी कि मिट्टी के तेल में इनको डुबोकर रखा जाता है। क्योंकि मिट्टी के तेल में आपने सोडियम का टुकड़ा डाल दिया, ठीक है, तो अब मिट्टी के तेल के अंदर ना तो पानी जा सकता है, आपको पता है कि पानी घुलता नहीं है तेल में, ना ही उसमें हवा जाएगी। ठीक है, ज़्यादा हवा नहीं जाएगी उसके अंदर, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा क्या हवा जाएगी नहीं, और उससे क्या होगा कि अंदर रखी हुई जो सोडियम है तेल के अंदर रखी हुई वो सुरक्षित रहेगी, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी आता है एग्ज़ाम में कि सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुओं को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो इसका कारण यही है कि ये दोनों बहुत ही अभिक्रियाशील पदार्थ हैं, अभिक्रियाशील धातुएं हैं, और इन्हें खुला रखने पर ये वायुमंडल में जलवाष्प के साथ या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती हैं। तो उस दुर्घटना से बचने के लिए इनको केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो ये तो था सोडियम और पोटेशियम के बारे में कि ये तो आसानी से अभिक्रिया कर लेती हैं, बहुत तेज़ी से अभिक्रिया कर लेती हैं। फिर हमने मैग्नीशियम का देखा ही है कि सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। सामान्य ताप पर मतलब कि अगर आपने खुले में उनको रख दिया ना तो वो भी धीरे धीरे, बहुत तेज़ अभिक्रिया नहीं होती है सोडियम और पोटेशियम जैसी, लेकिन धीरे धीरे वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती रहती हैं। अब वो अभिक्रिया करेंगी तो क्या होगा, मान लो कि जैसे आपके पास ना धातु का एक टुकड़ा है,
ठीक है। अब अंदर वाली जो धातु है वो तो अंदर है, वो तो बाहर निकल कर नहीं आ सकती ना। लेकिन जो ये ऊपर वाली धातु है ना, जो ये ऊपर वाली धातु है, बाहर वाली सतह इसकी धातु की, इस टुकड़े की सतह, ये तो खुली है। इसके ऊपर ऑक्सीजन पड़ रही है वायुमंडल से, वायुमंडल से ऑक्सीजन आ रही है और ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। मान लो ये मैग्नीशियम का टुकड़ा था, तो ये जो ब्लैक वाला मैंने दिखाया ना, इस पूरे ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। लेकिन जो अंदर वाला था, जो रेड कलर का था, वो तो सुरक्षित है, वो तो अंदर है ना छुपा हुआ, उसने तो अभिक्रिया नहीं की। लेकिन बाहर जो सतह है उसने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। बिल्कुल इसी तरह से ही इन सब के साथ होता है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड जैसी धातुएं, ये खुले में छोड़ देने पर इनके ऑक्साइड बन जाते हैं और ऑक्साइड की पतली परत इनके ऊपर चढ़ जाती है। और अगर आप अब ऑक्साइड की ये परत क्या करती है, अंदर वाली धातु को और अभिक्रिया से बचाती है। ठीक है। जैसे आपने मान लो किसी चीज़ पर आपके पास, जैसे आपके पास कोई भी सामान है, अगर आप उसको पॉलीथीन में कवर कर देते हो, तो अगर पानी पड़ेगा या धूप पड़ेगी तो वो पॉलीथीन पर पड़ेगी ना, अंदर जो आपने सामान रखा है उस पर तो उसका कोई असर नहीं होगा। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड या दूसरी धातुओं के ऑक्साइड की परत बनती है उनके ऊपर, वो परत अंदर वाली धातु को सुरक्षित रखती है, बचा कर रखती है। ये धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। ये हो गया इन सभी के बारे में, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड जैसी धातुओं के बारे में। इसके बाद है आयरन के बारे में। गर्म करने पर आयरन यानी कि लोहा जलता तो नहीं है, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोहे का अगर आप टुकड़ा ले रहे हो तो नहीं जलेगा वो। लेकिन अगर आपने लोहे का चूर्ण, लोहे का पाउडर डाल दिया बर्नर में, जिसमें मतलब कि जो बर्नर आप लिया हुआ है आग जलाने के लिए, तो जो चूर्ण है ना आयरन का, लोहे का, वो तेज़ी से जलने लग जाता है। और कॉपर का तो दहन होता ही नहीं है। ठीक है, कॉपर तो जलता ही नहीं। तो आपको अगर ध्यान हो तो अभी मैंने आपको बताया था कि कौन सी धातु सबसे आसानी से अभिक्रिया करेगी और कौन सी अभिक्रिया नहीं करेगी, वो मैं अभी आपको दोबारा बताऊंगी। गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है, लेकिन अगर कॉपर धातु को गर्म कर दिया जाए तो वो बाहर वाली जो उसकी सतह पर जो कॉपर है सिर्फ वो अभिक्रिया कर सकता है ऑक्सीजन के साथ। और सिल्वर और गोल्ड यानी कि चांदी और सोना, ये तो जितना भी गर्म कर लो ये जल्दी से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। मतलब अगर धूप बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्म मौसम है, तो भी वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ ये अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि जब जो धातुएं हमने ली थी उनमें से मैंने आपको बताया था। तो अब जो जो धातुओं के नाम हमने पढ़ा उनमें मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातुएं कौन सी हैं। इनके अनुसार सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातुएं हैं सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, वैसे सोडियम और पोटेशियम में से पोटेशियम ज़्यादा होता है, लेकिन दोनों की अभिक्रियाशीलता समान ही मानी जाती है। इसके बाद मैग्नीशियम, ठीक है, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, कॉपर, कॉपर मतलब कि तांबा इनके नीचे आएगा, कॉपर, फिर चांदी और गोल्ड, सोना। ठीक है, तो ये आपने फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, ये फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ। ठीक है, तो ये जो धातुएं हैं सोडियम और पोटेशियम, ये बहुत आसानी से जल जाती हैं, इसलिए, और ये आग भी पकड़ लेती हैं, यानी कि ये बहुत जल्दी अभिक्रिया करती हैं। मैग्नीशियम सामान्य ताप पर अभिक्रिया कर लेता है जल्दी। एल्युमिनियम और जिंक ये भी कर लेते हैं सामान्य ताप पर अभिक्रिया। कॉपर जो है वो वैसे नहीं जलता है, लेकिन अगर इसको थोड़ा गर्म कर दिया जाए तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है। चांदी और सोना ये तो अभिक्रिया करते ही नहीं हैं। ठीक है, ये थी धातुओं की। धातुओं को जब वायु में उनका दहन किया जाता है तो क्या होता है, ये हमने यहाँ पर पढ़ा। और इसके बाद ये यही बताया हुआ है कि जो क्रियाकलाप, यही जो मैंने अभी आपको बताया है धातुओं की अभिक्रियाशीलता के बारे में, वही है कि धातुओं के नमूनों में सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है और सोडियम से कम अभिक्रियाशील है।
लेकिन ऑक्सीजन में दहन करने पर हमें जिंक, आयरन, कॉपर और लेड की अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चलता, मतलब इनमें से कौन ज़्यादा है कौन कम है। ठीक है, तो हम कुछ और पदार्थों के साथ इनकी अभिक्रियाशीलता देखेंगे कि कौन, जैसे ऑक्सीजन के साथ तो हमें इनका ज़्यादा पता नहीं चला, सोडियम का पता चल गया, मैग्नीशियम का पता चल गया, लेकिन इनमें से कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है ये पता नहीं चला। तो हम दूसरे पदार्थों के साथ अब इनकी अभिक्रियाशीलता देखेंगे तो हम बताएंगे कि इनमें से कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कौन कम है। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है, समझना है कि धातुएं, जब वायु में धातुओं का दहन किया जाता है तो किस तरह से वो दहन होता है उनका। आपको इसके लिए मैग्नीशियम का वायु में दहन करके भी मैंने बताया था कि कैसे वो सफ़ेद रंग की ज्वाला के साथ बनता है। और ऐसे ही अगर आप बाकी पदार्थों को वायु में, बाकी धातुओं को वायु में गर्म करते हो तो उनकी ज्वाला अलग अलग कलर की हो सकती है। ठीक है, और वो कोई तेज़ी से जलता है, कोई जल्दी से अभिक्रिया करता है और कोई जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है। आपको ये अच्छे से करना है, समझना है। इसमें जो भी रासायनिक समीकरण दिए हुए हैं उनको भी आपने अच्छे से समझकर, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके।